अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हज़रत सलाउद्दीन अयूबी के इतिहास का पार्ट 3 है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, इसके बाद ही आपको समझ आएगा। दोस्तों, इसी तरह सही इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और हौसला मिले। क्या आपको यकीन है कि वो आपके हुक्म की तामील करेगा? एक नाज़िम ने सलाउद्दीन अयूबी से पूछा, क्या वो हुक्म की तामील से गुरेज करेगा? वो गुरेज कर सकता है। नाज़िम ने जवाब दिया, फौजी उमूर उसी के सुपुर्द है, वो किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनवाया करता है। सलाउद्दीन अयूबी खामोश रहा, जैसे उस पर कुछ असर नहीं हुआ हो। उसने सबको रक्त कर दिया और सिर्फ अली बिन सुफियान को अपने साथ रखा। अली बिन सुफियान जासूसी और जवाबी जासूसी का माहिर था। उसे सलाउद्दीन अयूबी बगदाद से अपने साथ लाया था। वो अधेड़ उम्र का आदमी था। अदाकारी, चर्ब ज़बानी और भेद बदलने में महारत रखता था। जंगों में उसने जासूसी की भी थी और जासूसों को पकड़ा भी था। उसका अपना गिरोह था जो आसमान से तारे भी तोड़कर लाता था। सलाउद्दीन अयूबी को जासूसों की अहमियत वाकिफियत थी। फने महारत के अलावा अली में वही जज्बा था जो सलाउद्दीन अयूबी में था। तुमने सुना अली? सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, ये लोग कहे गए हैं कि नाजी किसी से हुक्म लिया नहीं करता, अपनी मनमानी करता है। हाँ, अली ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया है। अगर मेरे चेहरे पहचानने में गलती नहीं तो मेरी राय में बॉडीगार्ड्स का ये कमांडर, जिसका नाम नाजी है, नापाक ज़हनियत का इंसान है। उसके मुतल्लिक मैं पहले से भी कुछ जानता हूँ। ये फौज जो हमारे खजाने से तनख्वाह लेती है, उसने हुकूमती हल्के में ऐसी साजिश की है जिन्हें इंतजामी ढांचे को बेहद कमजोर कर दिया है। आपका ये फैसला बिल्कुल सही है। फौज में यहाँ के हर इलाके के सिपाही होने चाहिए। मैं आपको तफसीली मालूमात फराहम करूँगा। मुझे शक है कि सूडानी फौज नाजी की वफादार है, हमारी नहीं। आपको इस फौज की तरतीब और तंजीम बदलनी पड़ेगी या नाजी को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं अपनी सफ़ों में ही अपने दुश्मन पैदा नहीं करना चाहता। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, नाजी घर का भेदी है, उसे सबक सिखा के अपना दुश्मन बना लेना दानिशमंदी नहीं। हमारी तलवारें दुश्मनों के लिए हैं, अपनों का खून बहाने के लिए नहीं। मैं नाजी की ज़हनियत को प्यार और मोहब्बत से बदल सकता हूँ। तुम इस फौज की ज़हनियत मालूम करने की कोशिश करो, मुझे सही इत्तला दो कि फौज कहाँ तक हमारी वफादार है। मगर नाजी इतना कच्चा आदमी नहीं था। उसकी ज़हनियत प्यार और मोहब्बत के बखूड़ से आज़ाद थी। उसे अगर प्यार था तो अपनी इक़्तिदार और शैतानियत के साथ था। इस लिहाज से वो पत्थर था। उसने सलाउद्दीन अयूबी के साथ भी यही रवैया इख्तियार किया। सलाउद्दीन अयूबी के सामने वो बैठता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाता रहता था। उसने मिस्र के मुख्तलिफ खुतूत से सलाउद्दीन अयूबी के हुक्म के मुताबिक फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी थी। हालांकि ये काम उसकी मर्जी के खिलाफ था। दिन गुजरते जा रहे थे। नाजी ने उन्हें यकीन दिलाया था, सूडानी बॉडीगार्ड्स फौज हुक्म के मुंतजिर है और ये कौम के तवक्कुआत पर पूरी उतरेगी। नाजी सलाउद्दीन अयूबी को 2-3 मरतबा कह चुका था कि बॉडीगार्ड्स की तरफ से उसे दावत देना चाहता है और फौज उसके एजाज में जश्न मनाने के लिए बेताब है। लेकिन सलाउद्दीन अयूबी मसरूफियत की वजह से ये दावत कबूल नहीं कर सके। रात का वक्त था। नाजी अपने कमरे में अपने सलाहकार जूनियर अफसरों के साथ बैठा शराब पी रहा था। 2 नाचने वालियाँ साजों की हल्की हल्की मौसीकी पर मस्ती में आई हुई नागिनों की तरह मशहूर कुन अदाओं से रक्स कर रही थी। उनके पाँव में घुंघरू नहीं थे। उनके जिस्मों पर कपड़े सिर्फ इस कदर थे कि सतर ढके हुए थे। इस रक्स में खुमार का तासुर था। दरबान अंदर आया और नाजी के कान में कुछ कहा। नाजी जब शराब और रक्स में मगन होता था तो कोई दखल देने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ दरबान को मालूम था कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसकी खातिर नाजिर ऐश व तरफ की महफिल से उठा करता है, वरना वो अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। उसकी बात सुनते ही नाजी बाहर निकल गया और दरबान उसे दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ सूडानी कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसके साथ एक जवान लड़की थी। नाजी को देखकर वो उठी। नाजी उसके चेहरे और कदकाठी की दिलकशी देखकर हैरान हो गया। वो औरतों का शिकारी था। उसे औरतें अपनी अय्याशी के लिए दरकार नहीं होती थी। उनसे वो और भी कई काम लिया करता था, जिनमें एक ये था कि वो निहायत खूबसूरत और अय्यार लड़कियों के जरिए बड़े बड़े अफसरों को अपनी मुट्ठी में रखता था। और एक काम ये भी था कि वो अमीर वजीरों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता था और उनसे वो जासूसी भी करता था। जिस तरह कसाई जानवरों को देखकर बता देता है कि उसका गोश्त कैसा है, इसी तरह नाजी लड़की को देखकर अंदाजा कर लिया करता था
कि ये किस काम के लिए बनी है। लड़कियों के व्यापारी और बर्दा फरोश अक्सर नाजी के पास लड़कियां लाते रहते थे। ये आदमी भी ऐसे ही व्यापारियों में से लगता था। लड़की के मुतालिक उसने बताया कि तजुर्बेकार है, नाच भी सकती है और पत्थर को ज़बान के मीठे जहर से पानी में तब्दील कर सकती है। नाजी ने उसका तफसीली इंटरव्यू लिया। वो इस फन का माहिर था। इसके मुतालिक उसने लड़की का इम्तिहान लिया और उसने ये राय कायम की कि जिस काम के लिए वो एक और लड़की को तैयार कर रहा था, इसके लिए ये लड़की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार हो सकती है। सौदा तय हो गया। व्यापारी कीमत वसूल करके चला गया। नाजी लड़की को उस कमरे में ले गया जहां उसके दो साथी रक्स यानी नाच और शराब से दिल बहला रहे थे। उस लड़की को नाचने के लिए कहा। लड़की ने जब चोगा उतार कर जिस्म को दो ही बल दिए तो नाजी और उसके साथी तड़प उठे। पहली दोनों नाचने वालियों के रंग फीके पड़ गए। उस नई लड़की के सामने उनकी कदर कीमत कम हो गई। नाजी ने उसी वक्त महफिल बर्खास्त कर दी और उस लड़की को अपने पास बिठाकर सबको बाहर निकाल दिया। उसे कहा, ज़कोई तुम्हें यहाँ लाने वाले ने बताया था कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। वो पत्थर दिल कौन है? ज़कोई ने पूछा। नया अमीर मिस्र, नाजी ने जवाब दिया। वो सालार आजम भी है, सलाउद्दीन अयूबी? ज़कोई ने पूछा। हाँ, सलाउद्दीन अयूबी, नाजी ने कहा। अगर तुम उसे पानी में तब्दील कर दो तो उसके वजन जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब पीता होगा? नहीं, नाजी ने जवाब दिया। शराब, औरत, नाच गाने और तफरीह से इतनी नफरत करता है जितनी हर मुसलमान खंजीर से करता है। मैंने सुना था कि आपके पास लड़कियों का ऐसा तिलिस्मा है जो नील की रवानी को रोक सकता है। तो कोई ने कहा, क्या वो तिलिस्मा बेकार हो गया? मैंने अभी आजमाया नहीं, नाजी ने कहा। ये काम तुम कर सकती हो। मैं सलाउद्दीन अयूबी की आदतों के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़कोई ने पूछा। अभी नहीं, नाजी ने जवाब दिया। मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो एक बार तुम जैसी लड़की की जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिलाऊं। अगर उसे कत्ल करना मकसद होता तो मैं ये काम हसनीन से निहायत आसानी से करा सकता था। यानी आप उसके साथ दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं? ज़कोई ने कहा। इतना जबरदस्त जुमला सुनकर नाजी चंद लम्हे लड़की को देखता रहा। वो उसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़कोई, नाजी ने उसके मुलायम बालों पर हाथ फेर कर कहा। मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम निवाला और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है, नाजी ने कहा और जरा सोच कर बोला। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता देना जरूरी समझता हूँ कि एक जादू सलाउद्दीन अयूबी के हाथ में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न और अदा पर उसका जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकोगी। सलाउद्दीन अयूबी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बातें की, वरना मेरे रुतबे और हैसियत का आदमी एक पेशावर लड़की के साथ पहली मुलाकात में ही ऐसी बातें कभी नहीं करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। ज़कोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि सलाउद्दीन अयूबी तक मेरी पहचान किस तरह होगी? मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ, नाजी ने कहा। उसे रात अपने यहाँ रखूंगा और तुम्हें उसके आरामगाह में दाखिल करूंगा। मैं तुम्हें उसी मकसद के लिए बुलाया है। आगे मैं संभाल लूंगी। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गई। सलाउद्दीन अयूबी इंतजामी कामों और नई फौज तैयार करने में इतने मसरूफ रहे कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त ना निकाल सके। अली बिन सुफियान ने उन्हें नाजी के बारे में जो रिपोर्ट दी उससे सलाउद्दीन अयूबी परेशान हो गए। उन्होंने अली से कहा, तो इसका मतलब यह है कि ये शख्स सलीबियों से ज्यादा खतरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की सल्तनत आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तखरीब कारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह बड़े आदमियों को अपने हाथों में ले लिया और इंतजामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सूडानी सिपाहियों का वो सालार है वह हमारी बजाय उसके वफादार है। क्या आप उसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाउद्दीन अयूबी ने जवाब दिया। इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपाही भर्ती की जा रही है उसे मैं सूडानी बॉडीगार्ड्स में मिला दूंगा। फिर ये फौज ना सूडानी होगी ना मिस्र। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊंगा और मैं ये भी वसूख से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों से भी गठजोड़ कर रखी है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज
मरकज पर लाकर इस्लाम को वसूआत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवानों का ख्वाब बता रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो, ये मुझ पर छोड़े। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मैं जो कुछ करूँगा वो आपको साथ साथ बताता रहूँगा, आप मुतमईन रहे। मैंने उसके गिर्द जासूसों की एक ऐसी दीवार बना दी है जिसको आँख भी है, कान भी है, और ये दीवार मजबूत है। ये समझ ले कि मैंने उसे अपने जासूसी किले में कैद कर लिया है। सलाउद्दीन अयूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर भरोसा था कि उसके इस दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली बिन सुफियान ने पूछा, मालूम हुआ है कि आपको जश्न पर बुला रहा है, अगर ये बात सही है तो उसकी दावत उस वक्त कबूल करिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। सलाउद्दीन अयूबी उठे और हाथ पीठ के पीछे रख कर टहलने लगे। उनकी आह निकल गई, वो रुक गए और बोले, बिन सुफियान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में है। बेमकसद जिंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए। कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुशनसीब है जिनकी कौमी हिस्स मर चुकी होती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मजे से जीते हैं और अपनी आई पर मर जाते हैं, वो बदनसीब हैं। अमीर मोहतरम, अली ने कहा। हाँ बिन सुफियान, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, जब मैं इन्हें खुशनसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कौन मेरे कान में कह देता है जो तुमने कही है, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा इस मोड़ पर न बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहरा में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के अलाकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे। वो इसी पर खुश रहेंगे कि वो जिंदा है, मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दों की तरह होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सिकुड़ गया है। वो खामोश हो गया, सिर झुकाकर टहलने लगा, फिर रुक गया और सिर को झड़क कर अली बिन सुफियान को देखा। कहने लगे, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे खिलाफ अमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमला करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, अपना किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं, उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे। उनकी साजिश हमें आपस में लड़वाती रहेगी। मैं शायद अपना अज़्म पूरा न कर सकूं, मैं सलीबियों से शायद शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं कौम के नाम एक वसीयत छोड़ना चाहता हूं। वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा न करना। उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना। किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआदा न करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अज़्म से मायूस हो गए हैं। अली बिन सुफियान ने कहा। मायूस नहीं, सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, जज्बाती अली, मेरा एक हुक्म मुतल्लिका शोबे तक पहुंचा दो। भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजुर्बा हासिल कर चुके हो। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं। भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजिम करार दो और तुम अपने लिए जहन नशीन कर लो कि एक ऐसे जासूसी का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करे और शबे खून भी मारे। ये जानबाजों का दस्ता होगा। इन्हें खुसूसी तरबियत दो। इनमें ये सिफात पैदा करो कि ऊंट की तरह ज्यादा से ज्यादा अरसा बर्दाश्त कर सके, उनकी नजरें अकाब की तरह तेज हो, उनमें सरहई लोमड़ी की मक्कारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दिलेरी और ताकत के मालिक हो। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत न हो और औरतों के लिए वो बर्फ की तरह यक हो। भर्ती तेज करा दो अली बिन सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं। मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, चाहे तादाद थोड़ी हो, उनमें कौमी जज्बा हो और वो मेरे अज़्म को समझते हो। किसी के दिल में ये शक न हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में कई हजार तरबियत याफ्ता सिपाही मिस्र की फौज में आ गए। उन 10 दिनों में नाजी ने ज़कोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाउद्दीन अयूबी को कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमरा दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरतीब कहा कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई की दावत से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी अपना निज़ाम था, बहुत तेज और दिलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाउद्दीन अयूबी का खुसूसी
मुशीर है और अरब का माना हुआ जासूस है। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल करा देने का मंसूबा भी बना लिया था। ज़कोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने दाम में फंसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस न कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की उसके अपने असाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल और सूरत की ही दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसके पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता था। उसने उन दो नाचने गाने वाली लड़कियों से निगाह फेर ली थी जो उसके मंजूर नजर थी। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़कोई के आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़कोई को रास्ते से हटाने की तरकीब सोचना शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। इसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थी जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खदमा औरतों में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वो उसके हाथों ज़कोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र के पुराने बॉडीगार्ड्स थे। उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड का दस्ता तैयार किया जो नई भर्ती में आए थे। ये जानबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहीगिरी में अभी तक था और जज्बे के लिहाज से उसका हर सिपाही मर्द-हुर था। नाजी को ये तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और उसके साथ ही दरख्वास्त की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी दावत कबूल करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे जवाब दिया कि वो एक आधे दिन में उसे बताएगा कि वो कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने उसे मशवरा दिया कि अब वो किसी भी रोज़ दावत कबूल करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज़ बाद की दावत दी और बताया कि ये दावत कम और जश्न ज़्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतज़ाम होगा। बॉडीगार्ड्स के घोड़सवार अपने करतब दिखाएंगे। शमशीर दनी और बगैर हथियार की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात को वहीं क़याम कराया जाएगा। रिहाइश के लिए खेमे नस्ब होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनते रहे। उन्होंने नाच गाने पर भी एतराज़ न किया। नाजी ने डरते झिझकते कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं है वो शराब के आदी नहीं, वो आज रात चाहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप चाहे तो इन्हें इजाज़त दे दे, ना देना चाहे तो मैं आप पर अपना हुक्म ना चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरफ से कहा, मैं कौन होता हूँ उस काम की इजाज़त देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। इन्हें आज रात इजाज़त दे दे कि जश्न की रात हंगामा, आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के इजाज़त में जो जश्न मना रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जश्न की दावत उन खुराफात के बावजूद कबूल कर ली है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रौब डालना चाहता है, और किसी ने ये राय दी कि नाजी का जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया। ये शाम उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम निवाला और हम प्याला थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐश व इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दी थी। उसने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फ्राइज से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वो इस पर खुश था कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाज़त दे दी है तो कल परसों वो खुद भी इन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुराफात की इजाज़त क्यों दी है।